Hello everyone and welcome back to my channel. I am Tanushree त्यागी और आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ क्लास 10th। तो इस चैप्टर में हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी, यस। चैप्टर को समझने से पहले चैप्टर के टाइटल को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे आसपास हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है। एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व in some or the other professions, right? In some of the working professions, people are involved. या mother and father might also be working, right? हम सारे लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। बड़े लोग जो भी होते हैं, they can be farmer, they can be in noble professions such as doctors, teachers, and they can be employees in some of the offices, right? They can be shopkeepers, you will see construction workers, you will see these kind of laborers people as well. And you will see people selling some of the handicraft, diyas and all by roadside. You will see these kind of peoples. और जब तक मैं आपको ये बात बता रही हूँ, शायद ये एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कितनी ज़्यादा शॉप्स होती हैं, कितनी ज़्यादा स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, खाने की शॉप्स होती हैं, राइट? आपने देखा होगा कि दिवाली या अदर फेस्टिवल्स के समय कितनी ज़्यादा मिठाइयों की शॉप्स होती हैं। ऐसे दिया सेलिंग पीपल लाइक दिस सिट बाय द रोड एंड दे सेल, राइट? तो ये सारी एक्टिविटीज़ ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे मॉम डैड या हमारे डैड मॉम, वो लोग भी कुछ ना कोई किसी ना किसी वर्किंग प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है। शायद आपके मदर फादर में बी लॉयर, teacher, doctor, cobbler, plumber. So these are the activities, right? Farmer. These are the activities. और हम ये activities क्यों करें? हमारे mom dad ये activities क्यों करें? Just because, why? To live a better quality of life. Better quality of life क्यों? Because इन सारी activities से हमें क्या मिलता है? Money. Right? These activities generate money. That's why these activities are referred as economic activities. All the activities that give money in return are called economic activities. When your mother and father might be working, so they get the salary at the end of the month, right? So that is their income, what they earn in a month. So that's why the activities which they are performing are generating income. That's why these activities are known as economic activities. आ गई बात समझ? Economic activities, activities जो economy यानी money, जो money हमें देती है, these are the economic activities. आप देखोगे फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, CA, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, सिविल सर्वेंट्स, every person is doing or involved in some or the other activities. अब आप देखोगे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी, दिखाई थी मैंने आपको, राइट? अब आप भी सोचोगे कि कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है, बट इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को पूरे एक चैप्टर में पढ़ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। That's why we have divided, categorized these activities with the help of classification. हमने कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन करा है और इन सारी एक्टिविटीज़ को किसी ना किसी कैटेगरी में बांट दिया है, और इन्हीं कैटेगरी को हम कह रहे हैं यहाँ सेक्टर। ठीक है? तो सेक्टर डिफाइंस अ लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन विच बिजनेसेस शेयर दे आर द सेम और अ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी आप ये समझो, सेक्टर यानी हमने एक पूरा से एक सेगमेंट बता दिया है कि यह हमने यहाँ क्लासिफिकेशन की है ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब टाइटल तो समझ आ ही गया होगा कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले, और उसमें भी हमने सेक्टर्स लगा दिए। ठीक है? अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग क्लासिफिकेशन पे हमने ये सारी एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया है। जस्ट बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में परफॉर्म हो रही हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी हमने ये जो एक्टिविटीज़ क्लासीफाई करी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो कौन से क्राइटेरिया पर बेस्ड हैं। अभी मैंने आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। उस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था
कि हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था उस चैप्टर में, राइट। हमने रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने ये सारी क्लासिफिकेशंस वहाँ देखे थे। सिमिलरली यहाँ हमने इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी क्लासिफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द जॉब, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर कैसा है। नेचर यानी वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है। अब इन 3 सेक्टर के बारे में तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है और टर्शरी में क्या आता है। इस चैप्टर में भी हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन यानी जो भी वर्कर एम्प्लॉयड है, एक जगह पर काम कर रहा है पैसे के लिए, तो वो कैसा है, मतलब वो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है या अच्छा नहीं है, वर्कर्स के लिए सेफ है या सेफ नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड देन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब यहाँ भी नाम से ही समझ आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी जो सेक्टर एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है। अनऑर्गेनाइज्ड जो बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वाली क्लासिफिकेशन पे। नाम से ही समझ आ रहा है, ओनरशिप यानी इन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मालिक कौन है, ठीक है। या तो वो पब्लिक सेक्टर है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट यानी जो किसी इंडिविजुअल के अकेले का है, इंडिविजुअल का है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है। पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक यानी यहाँ गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इक्वल्स टू पब्लिक, राइट। तो यहाँ वो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर है। तो सबसे पहले वाली क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, प्राइमरी है जो एकदम इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आता है, जो सबसे पहला है दैट इज प्राइमरी, ओके। प्राइमरी के 2 मतलब होते हैं, फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन यू हैव प्राइमरी इज योर बेस, राइट, इज अ फाउंडेशन स्टोन। That's why when we produce a good by extraction and collection of natural resources, it is known as primary sector. Yeah, तो प्राइमरी सेक्टर्स आपके डायरेक्ट यूज करता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। जो भी सेक्टर आपके नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करता है, डायरेक्ट उन्हें यूज करता है, वो क्या हो जाते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल होता है आपका फार्मिंग, ठीक है। आपके जो भी किसान, फार्मर्स, ये सारे लोग किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग। अब आप देखोगे इन सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए, इन सारे एग्जाम्पल्स में हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करें, डायरेक्टली यूज करें, तो वो क्या हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर पर। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. Very important. इस secondary sector के बारे में आप आगे अपनी ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ोगे। सेकेंडरी सेक्टर, अब आप कहीं भी सेकेंडरी नाम आए ना तो उससे यह हमें समझ लेना है कुछ तो पक रहा है, राइट, कुछ तो मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ तो बन रहा है, क्योंकि हम सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल। क्यों कहते हैं हम इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ आपके जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो भी हमारे पास सामान आता है, हम उसको थोड़ा सा ना मैन्युफैक्चर करके, थोड़ा सा बदल के उसको कुछ अलग ही रूप दे देते हैं। नहीं आई बात समझ, अभी बताती हूँ। लेट्स टेक, अगर अगर मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि फार्मिंग हुई, ठीक है। फार्मिंग से क्या आया, आपके पास आया, फार्मिंग हुई शुगर केन की, लेट्स टेक, ठीक है। तो शुगर केन की फार्मिंग हुई, शुगर केन गया अब सेकेंडरी सेक्टर के पास, प्राइमरी सेक्टर का काम खत्म, उन्होंने शुगर केन उगा लिया, अब वो गया सेकेंडरी सेक्टर के पास। सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, उसको थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की मदद लेके, टेक्नोलॉजी की मदद लेके थोड़ा सा शुगर केन को मैन्युफैक्चर करके उसका बना दिया गुड़,
उसकी बना दी चीनी, ठीक है, तो उसकी बना दी जागरी, उसकी बना दी चीनी, तो अब क्या हो गया, ये हो गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि नाउ दे हैव जस्ट कन्वर्टेड द प्रोडक्ट विच केम फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. ओके, इट्स अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स ये प्राइमरी के बाद ही होगा ना, सेकेंडरी नाम से ही पता चल रहा है. और वैसे भी जब तक शुगर केन नहीं आएगा तब तक वो चीनी या गुड़ में बदलेगा कैसे. ओके, उसके बाद सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड है. ऑफ कोर्स शुगर केन से गुड़ बनाने के लिए प्रोसेस तो चाहिए, है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज का काम होता है, फैक्ट्रीज का काम होता है, क्योंकि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ होगी आपकी, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ कॉटन फाइबर फ्रॉम अ प्लांट वी स्पिन yarn एंड वीव क्लॉथ. यस, अब जैसे मैंने आपको शुगर केन का एग्जाम्पल लिया, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक, मुझे खरीदनी है एक कॉटन टी शर्ट. अब कॉटन टी शर्ट खरीदनी है तो वो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज क्या चाहिए, बेस क्या है, प्राइमरी. प्राइमरी से क्या आएगा, कॉटन. कॉटन की तो बनेगी ना आखिर क्या, कॉटन की टी शर्ट. तो कॉटन क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर. कॉटन होगा, वो गया आपकी सेकेंडरी सेक्टर के पास. सेकेंडरी सेक्टर तो मैन्युफैक्चरिंग में माहिर है, उसने कर दी उस कॉटन के साथ थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बनाया, उसने बना दी कॉटन की टी शर्ट्स, और वो टी शर्ट्स आ गई मेरे पास. तो अभी हमने ये दो प्रोसेसेस देख लिए कि कॉटन आया प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के पास, वहां मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से उस कॉटन को हमने टी शर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई. और मैंने आपको शुगर केन का भी एग्जाम्पल दिया. अब हम आ जाते हैं उस टी शर्ट के एग्जाम्पल के पास. कॉटन प्राइमरी सेक्टर हो गया, वहां थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई, सेकेंडरी सेक्टर में तो कॉटन की टी शर्ट्स बन गई. अब अल्टीमेटली आप सोचोगे कि वो टी शर्ट्स चाहिए किसे, मुझे चाहिए, मैं क्या हूं, कंज्यूमर. दैट्स वाई हमारे पास आ जाता है हमारा थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज टर्शरी सेक्टर. इसके बिना तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ है हमारे कंज्यूमर्स. हमें चाहिए ना टी शर्ट, तो मुझे चाहिए ना अल्टीमेटली वो टी शर्ट, तो वो टी शर्ट मेरे पास आएगी कैसे, टर्शरी सेक्टर की हेल्प से. Tertiary sector includes activity that help in the development of the primary and secondary sectors. अब टर्शरी सेक्टर अपने आप से कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं करता. आपने देखा होगा कि प्राइमरी सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है. बट टर्शरी सेक्टर में ना ही कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है. बट ये सेक्टर एक एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करती है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए. ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों सेक्टर्स के लिए डेवलपमेंट का काम करती हैं. These activities themselves do not produce any good, as I have already told you, but they are in support to the production processes. It is also known as service sector. ये sector करता है services provide, such as transportation, communication. ये सारे tertiary sector के ही अंडर आते हैं. तो ये सेक्टर ना ही कुछ प्रोड्यूस करता है, इट्स नोन एज ए सर्विस सेक्टर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विच सेक्टर इज नोन एज ए सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सर्विसेज कैसी कैसी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस. अब आपकी कोई टीचर है तो आपकी टीचर आपको एक सर्विस दे रही है, क्योंकि वो आपको पढ़ा रही है. सिमिलरली डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं. तो डॉक्टर्स ऑल्सो कम इन दी टर्शरी सेक्टर. वॉशरमैन आपके कपड़े धोते हैं, कॉबलर्स, बार्बर्स, प्लम्बर, लॉयर्स, कॉल सेंटर्स, सिविल सर्वेंट्स, all these professions, software engineers, all these come under tertiary sector. क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हमें सर्विसेज मिल रही हैं. ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई. अब कॉटन टी शर्ट बनी, पहले कॉटन बना प्राइमरी सेक्टर में, टी शर्ट बनी सेकेंडरी सेक्टर में, और वो कंज्यूमर तक पहुंचेगी कैसे, अल्टीमेटली कंज्यूमर को मुझे पहननी है, तो वो पहुंचेगी कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड टर्शरी सेक्टर, बिकॉज दिस सेक्टर इज एन एड और अ सपोर्ट टू ऑल दीज अदर सेक्टर्स. ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए. फैक्ट्री से यहाँ तक आने के लिए आपको पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा. ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो वो किसके अंदर आता है, टर्शरी सेक्टर के पास. उसके बाद ये अलग अलग शॉप्स में जाएंगी और आप कंज्यूमर जाओगे शॉप तक और वहां आपके शॉपकीपर्स आपको सर्विस देंगे वो टी शर्ट देकर. ये वाली बात पूरी समझ में आ गई. सो द थ्री सेक्टर्स ऑन द बेसिस
of the nature of economic activities are primary sector, secondary sector and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर हमारे बिल्कुल एकदम सीधा साधा सा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने वाला सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा घुमाने वाला सेक्टर है. जो भी आपका प्राइमरी उसे देता है वो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर देता है इन इंडस्ट्रीज इन फैक्ट्रीज. उसके बाद आपका आता है टर्शरी सेक्टर जो कोई काम नहीं करता, बस सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एंड सच नोबल प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, टीचर्स, वॉशरमैन, कॉबलर्स, बार्बर्स, ये सारे लोग कहाँ आते हैं आपके टर्शरी सेक्टर में. तो ये वाले पहले कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. अब इन तीनों सेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं. अब इस स्लाइड को समझने से पहले आपको 2 टर्म्स का मतलब समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज द इंटरमीडिएट गुड्स एंड देन द फाइनल गुड्स. अभी हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये सारी चीज़ें हमारे कंज्यूमर्स को सोल्ड आउट भी हो रही हैं. अब हम यहाँ देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं. इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. लेट्स टेक आपने एक फील्ड में आपकी एक फील्ड है, वहाँ आपने कॉटन ग्रो किया. ठीक है, कॉटन ग्रो किया. ये कहाँ किया आपने? अपने फार्म में, फील्ड में, कहीं भी आपने कॉटन ग्रो किया. कॉटन को आपने किया सेल एक फैक्ट्री में. ठीक है, एक कॉटन मिल में, एक फैक्ट्री में आपने सोल्ड किया इस कॉटन को. वहाँ इस कॉटन से क्या किया उन्होंने? थ्रेड बनाया. कॉटन से क्या बनाया? थ्रेड बनाया. और फिर आगे कहीं एक और फैक्ट्री में भेजा जहाँ पर उन्होंने फाइनली इस थ्रेड से क्या बना दिया? कॉटन की टी शर्ट्स बना दी, कॉटन क्लोथ्स बना दिए. आइए वाली बात समझ कि पहले तो कॉटन बना, मतलब पहले तो कॉटन प्रोड्यूस है इन दी प्राइमरी सेक्टर. उसके बाद जिस फार्मर ने भी कॉटन उगाया उसने एक फैक्ट्री को बेच दिया, क्योंकि उस फैक्ट्री को उस कॉटन से क्या बनाना था? थ्रेड. एंड आफ्टर मेकिंग द थ्रेड उन्होंने एक और फैक्ट्री को ये थ्रेड बेच दिया. इस फैक्ट्री ने दूसरी फैक्ट्री को थ्रेड बेच दिया और उस फैक्ट्री ने क्या बना दिया इस थ्रेड का? फाइनली कॉटन क्लोथ्स. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कॉटन क्लोथ्स आपका फाइनल गुड है ना, ये फाइनली ये लास्ट में ये चीज बनी है कॉटन क्लोथ्स, और यही कॉटन क्लोथ्स कहाँ कंज्यूमर्स को मिलेंगे? राइट, मुझे तो कॉटन की टी शर्ट चाहिए थी, मुझे ये कॉटन क्लोथ्स मिल जाएंगे. तो ये क्या है? कॉटन क्लोथ क्या है? इज द फाइनल प्रोडक्ट. वेयर एज यू विल सी थ्रेड, ये क्या है आपका? थ्रेड जो बीच में है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड. नाम से ही समझ आ रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड. इंटरमीडिएट गुड्स बच्चा वो वाले गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर्स को सोल्ड आउट नहीं होते. आपने देखा होगा कि ये जो थ्रेड था ये किसी कंज्यूमर को सोल्ड आउट नहीं हुआ, ये डायरेक्टली दूसरी फैक्ट्री के पास गया और इस थ्रेड से जो कपड़े बने वो कंज्यूमर्स के पास सोल्ड हुए. ये वाली बात समझनी काफी ज्यादा जरूरी है. तो यानी यहाँ कॉटन क्लोथ्स आपके क्या है? फाइनल गुड्स हैं. वेयर एज आपकी जो थ्रेड है वो और अगर थ्रेड के अलावा और भी जो सारी चीजें हैं वो आपकी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है. ये डायरेक्टली आपके कंज्यूमर्स को सोल्ड आउट नहीं हो रही, वेयर एज फाइनल गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाते हैं. अब आप देखोगे कि कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है. राइट, कितना कुछ बन रहा है हमारी कंट्री में. सारे लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं और कुछ ना कुछ हम सब लोग खरीद रहे हैं. तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है सारी एक्टिविटीज को देखने के मिली. दैट्स व्हाई वी ओनली कीप चेक ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो लास्ट में प्रोड्यूस हुआ. यानी मैं आपको बताती हूँ, जो लास्ट में प्रोड्यूस हुआ एकदम फाइनल गुड जो है, यहाँ क्या था मेरा फाइनल गुड? बोलो. फाइनल गुड यहाँ था मेरा कॉटन क्लोथ. सिमिलरली अगर शुगर केन का एग्जांपल है तो मेरा फाइनल गुड क्या हो सकता है? शुगर. तो ये मेरा फाइनल गुड है. तो इसलिए जब भी हम पूरी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको जब हम काउंट करते हैं, जब कोई भी लाइक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जब वो काम करती हैं तो वो क्या देखती हैं? सिर्फ फाइनल गुड्स पर अपनी आई रखती हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही वो अपने दिमाग में रखती हैं और उनका ही एक चेक एंड बैलेंस बनाती हैं. तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर ओनली थिंग विच आर काउंट व्हेन लाइक जब हम कंट्री की इकोनॉमी को गिनते हैं.
आगे मैं वो बात अच्छे से बताऊंगी, बट यहाँ फिर से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स टेक, अगर आप देखो दूसरी पिक्चर में मैंने दिखाया है कि बिस्किट बन रहे हैं आपके व्हीट फ्लावर से, ऑयल से, शुगर से। इन तीनों चीज़ों को जब मैंने ऐड किया तब मैंने बिस्किट बनाए। अब आप देखोगे कि ये जो व्हीट फ्लावर है ये भी किसी ना किसी प्राइमरी सेक्टर से आया होगा। सिमिलरली ये ऑयल भी कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स से आया होगा। उसके बाद ये शुगर भी प्राइमरी सोर्स से आई है। बट हमारा फाइनल, हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बना है, विच इज द बिस्किट्स और द कुकीज। ठीक है, तो बिस्किट्स आपके बने हैं। बिस्किट्स क्या है, कुकीज क्या है, आपकी ये एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। क्योंकि इस बिस्किट में हर वो चीज मिली हुई है। आपका इसमें व्हीट भी मिला हुआ है, ऑयल भी है और शुगर भी है। ये तीनों चीजें मिलाकर आपके बिस्किट बना रही है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो व्हीट है, ये जो व्हीट फ्लावर है, ये कितने रुपए में एक फैक्ट्री ने लिया हो, लेट्स टेक 10 रुपीज में अगर ये व्हीट लिया हो 10 रुपीज केजी पर केजी। सिमिलरली ऑयल उन्होंने लिया हो 7 रुपीज पर केजी, और उसके बाद उन्होंने शुगर लिया हो अगेन 10 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीजें आपकी ले ली। उसके बाद क्या हुआ, जब इन तीनों चीज़ों का जब इन तीनों चीज़ों से क्या बनाया, बिस्किट बनाया। बिस्किट में हमने क्या किया, हमने बिस्किट की तो मतलब पूरा बिस्किट का आपका जो वैल्यू है वो रख दी हमने, लेट्स टेक 40 रुपीज़। ठीक है, तो 40 रुपीज़ रख दी। यानी इस बिस्किट में आपकी व्हीट की भी वैल्यू काउंट हो गई है, आपकी ऑयल की भी वैल्यू काउंट हो गई है, और आपके शुगर की भी वैल्यू काउंट हो गई है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी इस बिस्किट में इन तीनों चीज़ों की मात्रा, इन तीनों चीज़ों का पैसा काउंट हो चुका है। तो यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी सारे क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करते हैं तो सिर्फ हम इस बिस्किट की वैल्यू काउंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन सारे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आपके बिस्किट में काउंट हो चुकी है। इसलिए हम लोग डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बिस्किट के 40 रुपए पे तो गिन लिए और इसके जो 27 रुपीज बन रहे हैं वो भी गिन लेते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें किस में लगी है, बिस्किट में लगी है। और बिस्किट की वैल्यू कितनी है, 40 रुपीज है, वो हमने लगा ली है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही हम वैल्यू काउंट करते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो बीच के प्रोडक्ट्स है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट हो चुकी है। आ गई बात समझ, परफेक्ट। ओके, आगे चले। अब ये जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी कंट्री में हो रही हैं, ये सारी एक्टिविटीज मनी जनरेट करती हैं, और इसी मनी से पता लगाया जा सकता है कि हमारी कंट्री की कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और प्रोग्रेस हो रही है। हाँ, इससे कैसे पता लगाया जा सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लगाया जा सकता। अगर जब हर एक इंसान किसी ना किसी वर्किंग प्रोफेशंस में है तो वो मनी ले रहे हैं, मनी इन रिटर्न उन्हें मिल रहा है, राइट। तो अब हमें इससे ये समझ आता है कि व्हेन वी आर एजुकेटेड वी गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय गेटिंग गुड जॉब्स। अगर हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, हर एक इंसान किसी ना किसी जॉब में एम्प्लॉयड है, किसी ना किसी काम में एम्प्लॉयड है, वो कुछ काम कर रहा है, यानी वो मनी जनरेट कर रहा है। और अगर हमारे कंट्री का हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मनी जनरेट कर रहा है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो सकती है। और हमारी इंडियन इकोनॉमी का पता कैसे लगाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ GDP। नाउ व्हाट इज GDP? GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे और एकदम समझ आ जाएगा। अब आप देखो, a very large number of goods and services are produced by various production activities in primary, secondary and tertiary sectors। हमें पता है कि बहुत सारे goods and services प्रोड्यूस हो रहे हैं तीनों ही सेक्टर्स में, whether it's primary, secondary and tertiary sector। अब ये जो सारी एक्टिविटीज, सारे गुड्स जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, ये सारे गुड्स जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनसे हमारी इंडियन इकोनॉमी का पता लग सकता है विद द हेल्प ऑफ GDP। द सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल goods in the three sectors give the gross domestic product of a country. Thus, GDP is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year in an indication of how, and it is an indication
इंडिकेशन ऑफ हाउ बिग द इकोनॉमी इज। अब मैं आपको बात समझाती हूँ। जीडीपी का मतलब है कितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है। हमने गिना था कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एट द एंड में गिनते हैं, तो हम भी जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही गिनेंगे। तो जीडीपी यानी ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक यानी घर में, घर यानी हमारी कंट्री में, प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में हमारी कंट्री में जितनी भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन सब का सम हमें क्या दे देता है? हमारी जीडीपी। और जितनी बड़ी जीडीपी होगी उससे पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जितना बड़ा जीडीपी उतनी बड़ी इकोनॉमी, उतनी पावरफुल इकोनॉमी। ये वाली बात समझ में आ गई? तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल द टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज किस लिए? टर्शरी सेक्टर के लिए। तो all the final goods and services which are produced in a particular year, and this GDP is the indication of how big our economy is. ये वाली बात समझ में आ गई? तो GDP सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके अब हम चलेंगे some of the historical changes in sectors। अब ये बात तो सही है कि ये सेक्टर्स बहुत पहले से हैं, अब इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं ये सारे सेक्टर्स विद टाइम। हम देखेंगे कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर था, बट अब देखोगे आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, और ज़्यादा लोग तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, बट टर्शरी सेक्टर कैसे कैसे धीरे धीरे डोमिनेट करने लगा है। धीरे धीरे सबसे पावरफुल सेक्टर हमारा टर्शरी सेक्टर होने लगा है। ओके तो प्राइमरी सेक्टर के चेंजेस से हम शुरू करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस इवॉल्व हुए हैं। अब आप देखोगे एज ए मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। Many people could now take up other activities। जैसे ही फार्मिंग के मेथड्स चेंज हुए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग HYV सीड्स यूज़ करने लगे, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ज़्यादा अच्छा इरिगेशनल करने लगे, अच्छा सब कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग लाने लगे। डिफरेंट रेवोल्यूशंस लाए सच एज वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। इनसे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में एक सर्टेन ग्रोथ आई, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई, और अब क्या हो गया? अब बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा। अब सारे फार्मर्स अदर एक्टिविटीज़ भी ले सकते थे, वो फार्मिंग भी करते थे, उसके साथ अपना कुछ और भी करते थे सच एज डेयरी, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, ये सारी चीज़ें भी वो करने लगे थे। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most of the people were employed in this sector। तो जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा, इतने सारे मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, न्यू टेक्निक्स आने लगी, न्यू टूल्स आने लगे, तब आपका प्राइमरी सेक्टर को एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली। तब उस टाइम पर प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड थे। ये हो गई हिस्टोरिकल चेंजेस इन प्राइमरी सेक्टर की बात। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस इवॉल्व हुए। Over a long time, and especially because of new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Similarly, secondary sector में भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगने लगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टेड सेटिंग अप बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है, MNCs आने लगी, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वेशन हुआ। जब ये सब हुआ तो आपके सेकेंडरी सेक्टर में भी अलग से ग्रोथ होने लगी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया ये सेक्टर। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. This sector slowly became the most important sector। अब जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में इवॉल्व थे, अब जब इतना ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में इतनी बड़ी शिफ्ट आई, जब हिस्ट्री में इतनी बड़ी शिफ्ट आई, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होने लगी, तो ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में कौन काम करेगा? वर्कर्स ही तो काम करेंगी। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर फील्ड पे काम कर रहे थे, जो अपने फार्म पे काम कर रहे थे, अब वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? अब वो लोग कहाँ काम करने लगे? अब वो लोग फैक्ट्रीज में लेबर्स बन गए, वर्कर्स बन गए। अब उन्होंने ये वाला काम पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ ऑफ कोर्स उन्हें लगा कि फार्मिंग से हमें ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुका था। अब सबसे ज़्यादा पीपल पहले प्राइमरी सेक्टर में इवॉल्व थे, बट जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा तो सबसे ज़्यादा पर्सन कहाँ इवॉल्व हो गए, कहाँ आने लग गए?
सेकेंडरी सेक्टर में। तो जब सारे लोग यहाँ इस सेक्टर में काम करने लगे तो ये सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका था। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर पर। In past more than 100 years, there have been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. अब ये जो शिफ्ट है जो सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर पर आई है, ये ज़्यादातर आपको डेवलप्ड नेशंस में दिखेगी। अगर मैं बड़े बड़े नेशन सच एज अमेरिका और यूके इन सब की बातें करूं तो यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेटेड सेक्टर है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, सर्विस सेक्टर है, इन्हें कुछ बनाना नहीं होता, दे जस्ट प्रोवाइड एन एड और सपोर्ट टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो इन सेक्टर में अब अभी पिछले 100 सालों से ये देखा जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर टर्शरी सेक्टर है। This service sector have become the most important sector in terms of total production. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा सेक्टर कर रहा है? आपका सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। Most of the working people are also employed in the service sector and this is a general pattern observed in the developed countries. तो ये जो आपका पैटर्न है जो सेकेंडरी से टर्शरी में शिफ्ट हुआ है, आपका ये जो सेक्टर्स का ये जो सिलसिला है, ये डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा मिलेगा। डेवलप कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, राइट। इंडिया में भी आप देखोगे कि टर्शरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। बट मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री है। मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादातर एम्प्लॉयड हैं। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, पर वो जीडीपी में हमारी बहुत कम प्रोडक्शन होती है। सिमिलरली अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूं तो टर्शरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से कम लोग एम्प्लॉयड है, पर वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि टर्शरी सेक्टर में अच्छे जॉब्स के ऑफर्स हैं, ये सब हैं, बट प्राइमरी सेक्टर इज़ जस्ट फार्मिंग। और हम देख सकते हैं कि हमारी इंडिया में कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड प्राइमरी सेक्टर की कोई कंडीशन अच्छी है नहीं, राइट। तो ये वाली बात आपको समझनी होगी। आगे चलें, अब हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में भी टर्शरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। स्पेशली हमने ये डेटा लिया है 2013 और 14 का। टर्शरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, अब हमारा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग, यहाँ आपको देखना पड़ेगा प्रोड्यूसिंग लिखा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, यानी नो डाउट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारी कंट्री में कौन सा है? इट इज़ नन अदर देन टर्शरी सेक्टर। बट ज़्यादातर लोग कहाँ एम्प्लॉयड है? प्राइमरी सेक्टर पे। इसमें भी मैं आगे आऊँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? आपकी प्राइमरी सेक्टर में हो रही है। तो टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस, courts, village administrative offices, civil servants, municipal corporation, defense, transportation, communication. These are some of the services which are considered as the basic and the most essential services, right, for all people. Of course, हम सबको हॉस्पिटल्स चाहिए, और स्पेशली कोरोना के टाइम में, राइट। हम सबको रेस्टोरेंट चाहिए, हम सबको थिएटर्स चाहिए, हम सबको मॉल्स चाहिए, हम सबको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, राइट। तो ये सारी जो नेसेसिटीज़ हैं हॉस्पिटल की, स्कूल्स की, कोर्ट्स की, ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बन गई हैं आज की लाइफ में। इनके बिना हम लोगों की लाइफ है? नो, वी कांट सर्वाइव विदाउट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के बिना भी हम नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हमारी थर्ड सेक्टर विच इज़ द सर्विस और द टर्शरी सेक्टर में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो तभी आप देख सकते हो कि जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक सेक्टर के अंदर आ रही हैं तो ऑफकोर्स वही सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का होगा। यस, यही है। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी हमने देखा कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस में प्राइमरी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वेशन हुए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपैंड हुआ। तो जब ये दोनों सेक्टर बढ़े तो ऑफकोर्स हमारा
टर्जरी सेक्टर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि टर्जरी सेक्टर में कौन सी सर्विसेज आती हैं, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी किस में आती, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी टर्जरी सेक्टर में आती हैं। और जब एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर अगर बढ़ा तो यानी आपको ज़्यादा आप गुड्स, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करोगे, और जब अगर ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करोगे तो आप वो फूड को कहाँ रखेंगे, स्टोरेज में, तो आपके पास स्टोर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, टर्जरी सेक्टर में। अब इंडस्ट्रीज की बात देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में अगर ज़्यादा माल बनेगा, ज़्यादा आइटम्स प्रोड्यूस होंगे फैक्ट्रीज़ में, ज़्यादा टी शर्ट्स बनेंगी, ज़्यादा खाने की चीज़ें बनेंगी, सब कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा ताकि लाइक एकदम अच्छे समय पर वो मार्केट तक जो पहुंचा सके वो अपना सामान। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज आपकी टर्जरी सेक्टर में आती हैं। और अगर सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर इवॉल्व होंगे, बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स आपका टर्जरी सेक्टर तो बढ़ेगा ही। With the rise of income of the people, they start demanding more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. Very important. This is very important. अब हमें पता है हमारी इनकम बढ़ी है, राइट? अगर आप पहले के आदि मानव को या बहुत पहले वाले लोगों को देखो तो वो दे यूज टू लिव अ सिंपल लाइफ, राइट? उनकी जितनी 100-200 रुपये इनकम होती थी उसमें बस उनका बाहर से सामान आ जाता था खाने के लिए, राइट? उनका और कुछ वो नहीं था। वो कभी आप पूछोगे अपने ग्रैंडफादर से या इवन आवर मॉम डैड ऑल्सो, वो भी ऐसे मतलब इतना वो बाहर नहीं जाते थे उस समय पे भी। अब स्पेशली अगर आप अपने ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर से पूछोगी तो वो लोग कभी रेस्टोरेंट नहीं गए, राइट? उन लोगों ने कभी ऐसा कुछ करा ही नहीं, वो शॉपिंग नहीं गए, कभी घूमने नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती थी क्योंकि तब इनकम नहीं थी। बट इन टुडेज लाइफ, हमारे ज़माने में, हमारे समय में वी हैव दैट मच इनकम कि हम लोग अपनी और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करें। हम लोग घूमने भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, हम लोग वीकेंड में शॉपिंग भी जाते हैं, मॉल्स भी घूमने जाते हैं, पीवीआर में हम लोग बैठ के आराम से मूवीज़ भी देखते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, होटल्स में भी स्टे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आई? जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकम, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी हमारा। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये जब सारी चीज़ें हम आई तो अब जब ये हमारी इनकम बढ़ी तो हमने ये सारी चीज़ों को भी डिमांड स्टार्ट कर दी। रेस्टोरेंट की डिमांड स्टार्ट करी, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी टर्जरी सेक्टर में आती हैं। इनकम बढ़ी तो टर्जरी सेक्टर भी बढ़ा। Over the past decade, certain new services based on the IT sector, right, information and communication technology, have become more important and essential. Of course, we know इंटरनेट के बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है आजकल। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, इनके बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। IT सेक्टर इज़ नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट? हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन सब के बिना, इन सारे टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो यही यहाँ बताया है कि ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में कुछ नई सर्विसेज इवॉल्व हुई हैं, सच एज IT सेक्टर। IT सेक्टर के बारे में हम सब जानते हैं। तो IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस में आया है और IT सेक्टर ऑफ कोर्स हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सा सेक्टर है? टर्जरी सेक्टर में आता है। ये वाली बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको कुछ ओके, सो आई हैव गिवन यू 4 पॉइंट्स। तो ये 4 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है, कुछ भी इसमें और कुछ अलग से समझने का है नहीं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लेके आ सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में अगर आप देखो तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर। हमें पता है कि इंडिया इज़ इन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है? हमारा लैंड फॉर्म ही, हमारा बेस ही एग्रीकल्चर है। हमारे यहाँ खेती बाड़ी ही होती है। मोर देन 60% ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री आर एम्प्लॉयड, दे आर फार्मर्स। यू विल सी कि फार्मर्स हमारे लिए सब कुछ है। तो मोर देन हाफ, 60% से भी ज़्यादा हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओनली अ क्वार्टर ऑफ द GDP। ओके, ये वाली बात
ठीक है। These sectors employs less than half of the people compared to the primary sector. और अगर मैं सेकेंडरी और टर्शरी की बात करूं, प्राइमरी सेक्टर में जितने पीपल इन्वॉल्व है ना, उसके आधे इन दो सेक्टर्स में इवॉल्व है। लेट्स टेक, अगर 50 पीपल प्राइमरी सेक्टर में इवॉल्व है तो 25 पीपल ही सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इवॉल्व है। ओके, बट ये जो प्राइमरी सेक्टर है, डिस्पाइट हैविंग सच अ वास्ट पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर, स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा कम जीडीपी को देती है। इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो कि हमारे जो किसान हैं वो अक्सर गरीब रहते हैं। ऑल्दो सब ज़्यादातर लोग किसान हैं, पर वो गरीब इसलिए रहते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ इनकम अच्छी नहीं है, और अगर उनकी इनकम अच्छी नहीं होगी तो वो जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट अच्छा नहीं कर पाएंगे। जिनकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट। तो ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रीब्यूट ओनली अ क्वार्टर, यू कैन इमेजिन ओनली 1/4 ऑफ द जीडीपी। तो बहुत ही ज़्यादा कम है जीडीपी में इनका भाग। बट सेक्टर्स और सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में ऑल्दो कम पीपल इन्वॉल्व है, बहुत ही कम, मोर देन हाफ, लाइक लेस देन हाफ है प्राइमरी सेक्टर से पीपल इन्वॉल्व, बट ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके जीडीपी में। अब आप खुद ही देखो, आपके मॉम डैड या फिर आप खुद भी देखो कि अगर आपके लाइक हमारे मॉम डैड ज़्यादातर टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, राइट। तो वो टर्शरी सेक्टर में है, दे आर इन द बिग प्रोफेशंस। कोई टीचर है, कोई लॉयर है, राइट, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है। तो ये सारे जो आपके प्रोफेशंस हैं, लॉयर्स, सिविल सर्वेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी वर्कर्स, लेबरर्स, ये सारे लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है इनकी एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। अगर आप देखो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू द फार्मर्स, राइट, जस्ट बिकॉज कि आपके पेरेंट्स सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। मेनली टर्शरी सेक्टर में वो लोग काम करते हैं, और टर्शरी सेक्टर में आपके मॉम डैड जो भी काम कर रहे हैं उसकी वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है, उनकी इनकम फार्मर्स से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली बात यहाँ आ जाती है। तो हमें पता है कि टर्शरी सेक्टर में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे प्रोफेशंस है, राइट, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, शॉपिंग है, टूरिज्म है। तो ये सारे लोग लाइक ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? आपकी टर्शरी सेक्टर में। तो ऑफ कोर्स उनकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हम देखेंगे कि हर एक इंसान एम्प्लॉयड नहीं है, राइट। आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा यंग यूथ्स होते हैं हमारी कंट्री में जो पढ़े लिखे होते हैं, दे हैव गुड डिग्रीज, दे आर एजुकेटेड, बट स्टिल दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब। और ये जो कंडीशन है ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती जा रही है हमारी कंट्री में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बच्चा, बट एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ जॉब्स। तो ये जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। एज यू कैन सी पीपल जस्ट वांट वर्क, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ओके। अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not even have a job. Hence, it is called disguised unemployment also. तो यहाँ हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जा रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, यानी एम्प्लॉयड तो है ये इंसान, बट वो कैसे एम्प्लॉयड है वो हम देखेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट बच्चे एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप लोग वर्क तो कर रहे हो, बट आपका पूरा पोटेंशियल, आपकी पूरी स्ट्रेंथ, आप अपने आप को पूरा उसमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नई बात समझ आई? एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स टेक लक्ष्मी एक फार्मर है। लक्ष्मी एक अपनी फील्ड पे फार्मर है, वो खेती करती है। उसके अलग से उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। वो 4 बच्चे हैं, वो चारों बॉयज़ हैं। तो वो जो चारों बच्चे हैं उसके, वो लोग भी अब बड़े हो चुके हैं। तो वो सोचती है कि चलो ये मेरे बच्चे भी मेरे काम में मदद करेंगे। उसका फील्ड में वो सारे 4 बच्चे उसके आ जाते हैं काम करने के लिए। बट आप देखो कि जो लक्ष्मी की फील्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है।
यानी अगर उस फील्ड पर लक्ष्मी अकेले ही काम करेगी या लक्ष्मी के साथ सिर्फ एक बच्चा ही काम करेगा, लेट्स टेक लक्ष्मी करेगी काम और सिर्फ 4 बॉयज में से ओनली 1 बॉय ही काम के लिए जरूरी है वहां, यानी उस फील्ड पर सिर्फ 2 लोगों का काम है, बट वहां कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग, है ना, 5 लोग काम कर रहे हैं। 4 तो लक्ष्मी के सन्स हो गए, उसके बाद लक्ष्मी अकेली, तो वो 5 लोग उस एक छोटी सी फील्ड पर काम कर रहे हैं। बट उस फील्ड में आपकी जो खेती करने के लिए कितने लोगों की मदद जरूरी है? सिर्फ 2 लोगों की। यानी अगर मैं बात करूं तो वो जो 3 लोग हैं, वो जो 3 बॉयज हैं, वो एक्स्ट्रा है। यस, तो वो एक्स्ट्रा है, ऑल्दो वो काम कर रहे हैं, बट उनके काम से उस फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतनी ही ज्यादा फील्ड में क्रॉप ज्यादा उगेंगे, ज्यादा अच्छी हार्वेस्ट होगी, ऐसा तो नहीं है ना। सब लोग अपना काम तो दे रहे हैं, अपना योगदान तो दे रहे हैं, बट वो सारे लोग फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि उन सबकी पूरी मेहनत तो नहीं लग रही है, उनका पूरा पोटेंशियल, उनकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लग पा रही है। ऑल्दो वो सारे लोग एम्प्लॉयड है। अगर मैं दूर से खड़े होकर लक्ष्मी की फील्ड को देखती हूँ तो मैं तो यही देखूंगी कि ना वह 5 पीपल काम कर रहे हैं, 5 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ऑल्दो हमें नहीं पता कि वो 3 जो लोग हैं वो एक्स्ट्राज हैं, वो एक्स्ट्रा हैं। उनके अगर वो नहीं होंगे वो 3 बॉयज, तो भी लक्ष्मी की फील्ड उतना ही यील्ड देगी जितना वो इन 5 के साथ दे रही है। आगे बात समझिए वाली। तो ये एकदम अलग एम्प्लॉयमेंट, ये जो कंडीशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल अलग है उस वाली अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से जिनके पास जॉब ही नहीं है। मतलब लेट्स टेक एक अलग यूथ है, एक अलग इंसान है जिसके पास कोई जॉब ही नहीं है, पर ये जो 3 है जो एक्स्ट्रा है उस फील्ड पर, उनके पास जॉब तो है ना, एटलीस्ट जॉब तो है, वो काम तो करें। बट वो वाला जो इंसान है वो तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, वो तो उसके पास तो जॉब ही नहीं है, तो दैट इंसान इज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड पीपल को, अनएम्प्लॉयड लोगों को हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पहले से ही पता है क्या होता है इसमें, कि पीपल दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग सम ऑफ द वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग देयर जॉब। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड भी होते हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं। बात आई समझ? बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, या तो आप इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, या तो जो मैंने इतनी बड़ी हेडिंग दी है अंडर एम्प्लॉयमेंट वो बोलना है वो बोलो। तो लक्ष्मी के एग्जाम्पल से आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लेते जो मैंने नीचे लिखा है लाइट ब्लू कलर में। Unemployment is a term referring to individuals who are employable and actively seeking a job but are unable to find a job. ठीक है, वो काम ढूंढ रहे हैं, वो काम करने के सक्षम है, उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो काम कर सके, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब्स। ठीक है, तो 2 मैंने पिक्चर्स भी लगा दी हैं, आपको समझ भी आ जाएगा उनसे। आगे चलते हैं। अब ये बात आती है कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं हमारी कंट्री में, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? Employment can be given to people by identifying, promoting and local industries and services in semi-rural areas. Every state or region has a potential for increasing the income and employment of people in that area. It can be done by tourism or regional craft industries or new services such as IT. तो आप कुछ मत देखो, सिर्फ इन 2 फिगर्स को देखो जो मैंने नीचे लगा रखी है। यहाँ आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट का आइटम मिल रहा है। स्पेशली अगर आप लोग जोधपुर, उदयपुर, जयपुर ऐसी जगह पर जाते हो, वहाँ पर ये ज़्यादा आइटम्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। लेट्स टेक, अगर आप कहीं घूमने जाते हो, आप टूरिज्म पे जाते हो, आप शिमला जाते हो, तो आप हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हो ना, अपने लिए लाते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए लाते हो, एज अ मेमोरी, राइट, कि हम लोग वहाँ गए थे, लेके आए थे। तो ये एक वे है कि हम इससे एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। कैसे?
पहली बात, अगर हमारा इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है, हर जगह घूमने की कुछ ना कुछ चीज़ें हैं. यू कैन टेक फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, राइट, फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर, देर आर एवरीवेयर इन और ऑल आवर स्टेट्स देर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ टूरिज्म. हर जगह बहुत विदेश से भी लोग घूमने आते हैं हमारी कंट्री में, हमारे एशियन कल्चर को देखने के लिए. तो हम टूरिज्म एक ऐसी जगह है बच्चा जिसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पिलग्रिमेज वो भी है, पिलग्रिमेज जगह है, वाराणसी हो गया, ऋषिकेश, मथुरा, तो इतनी सारी जगह है. अगर हम हर जगह टूरिज्म को प्रमोट करें तो टूरिज्म एक बहुत ही अच्छा कारण बन सकता है और बहुत ही ज़्यादा लोग इस एरिया में, इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो सकते हैं. टूरिस्ट गाइड चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. और टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? इंसान चाहिए, और इंसानों को इससे जॉब्स में मिलेंगी. तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सच एज इफ यू गो कि बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स भी मिलते हैं हर जगह. और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो हाथ से बनते हैं. तो हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि वो ऐसी रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, ठीक है. जैसे मैंने आपको जयपुर का एग्जांपल दिया, वहाँ ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सारे मिलते हैं. तो वहाँ हमारी जो गवर्नमेंट है वो और प्रमोट कर सकती है ताकि मोर एंड पीपल कैन जॉइन दिस काइंड ऑफ जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज, और उन्हें पैसा मिले, ठीक है, उन्हें पैसे मिले तो वो अपना खाना खा सके. तो ये वाली बातें भी हो जाती है. तो हैंडीक्राफ्ट भी एक अच्छी जगह है प्रमोट करने के लिए. न्यू सर्विसेज है, आईटी है, आईटी सेक्टर इतना तेजी से बढ़ रहा है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड यूथ इसमें इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है. तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट लेती भी है, ओके. सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है. एजुकेशन जहाँ हर, अगर आपकी कंट्री में, इंडिया में अगर हर जगह स्कूल हो, हर एक गांव से गांव अंदर तक, हर एक गांव के अंदर तक अगर अच्छे स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, लेट्स से गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, अगर स्कूल्स होंगे तो स्कूल्स में आपकी टीचर्स भी होती हैं, प्रिंसिपल भी होंगे, राइट. ये तो चलो एजुकेटेड लोग हो गए जिनको जॉब मिलेगी. वेराज अनएजुकेटेड पीपल जो हैं, सच स्टाफ, आपके जो स्टाफ में लोग होते हैं, जो दीदियां होती हैं जो आपकी स्कूल्स में होती हैं, उन लोगों को भी जॉब मिलेगी, है ना. तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर हर जगह स्कूल होगा. पहली बात, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी अच्छी. उसके बाद हर एक इंसान को, वेदर दैट इज स्किल्ड और अनस्किल्ड, सबको जॉब मिलेगी, सबको एम्प्लॉयमेंट ऑफर होगा. सिमिलरली ऐसी हॉस्पिटल्स की भी बात आती है कि अगर हॉस्पिटल हर एक रूरल अर्बन एरियाज में हो, हर एक जगह अच्छे हॉस्पिटल्स हो, तो क्या होगा? अगेन आपको डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर एम्प्लॉयड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर एम्प्लॉयड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज, स्टाफ, कंपाउंडर्स, इतने सारे लोग आपके एम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो अगेन वो भी आपके लिए क्या है? एक अच्छा वे है ताकि मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, ठीक है. ऐसे बहुत जगह है, एजुकेशन सेक्टर हो गया जैसे मैंने आपको बताया. तो ये सारी वेज है जिससे आपकी हम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं. सेमी रूरल एरियाज में आप लोग इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं. अगर हम गांव में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री सेटअप कर दें तो वहाँ आपके जो जिन बेचारों को कुछ काम नहीं है वो लोग वर्कर्स बन सकते हैं, वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन सकते हैं, लेबरर्स बन सकते हैं, ठीक है. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उन मजदूरों को काम मिल सकता है. तो ये सारी बातें यहाँ आपको इस स्लाइड में बताई हैं. एक स्टडी के मुताबिक जो प्लानिंग कमीशन ने की थी, प्लानिंग कमीशन को हम लोग नीति आयोग भी बोलते हैं. नीति आयोग नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है. अगर नहीं सुना हो तो जस्ट गूगल सर्च इट, यू विल गेट इट टू नो. A study conducted by Planning Commission known as Niti Aayog estimates that nearly 20 lakh jobs can be created alone in the educational sector. जैसे मैंने आपको बताया 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं अगर हम एजुकेशन स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही सेटअप करें, इस सेक्टर को ही प्रमोट करें. क्योंकि आप देख सकते हो टीचर्स की जॉब लगेगी, प्रिंसिपल्स आएंगे, ठीक है, और अलग अलग कमिटी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, अनस्किल्ड पीपल सच एज सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको जॉब मिलेगी, दीदी, मेड्स, आईज, सबको आप एक जॉब ऑफर होती है एजुकेशनल सेक्टर में. बस कंडक्टर्स को जॉब मिलेगी.
ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये क्रिएट करती है मोर एम्प्लॉयमेंट। और ऐसे ही कुछ स्टेप्स लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने लगाया था नरेगा। नरेगा इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, बट इसको हम कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले ये नरेगा था, उसको अब महात्मा गांधी नरेगा कर चुके हैं। ओके, तो अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ implementing right to work in about 625 districts of a country which is called Mahatma Gandhi Narega in 2005। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पता है कि हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारी टोटल कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आता है राइट टू वर्क, यानी हर एक इंसान को जो काम करना चाहता है और वो इंसान केपेबल है उस काम को करने के लिए, ठीक है, जो इंसान एक काम करना चाहता है और वो उस काम को करने के लिए केपेबल है, यानी आप पढ़ना चाहते हो और आप पढ़ने के लिए सक्षम हो, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल दिया, तो उन लोगों को आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है काम प्रोवाइड, उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट देती है। और ये जो आपका ये जो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है नरेगा का, ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये एक्ट, और ये अब तक ये जो हमारे ये जो एक्ट है 625 डिस्ट्रिक्ट्स में काम दे चुका है लोगों को। 625 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अच्छे से चल रहा है ये नरेगा। अंडर नरेगा, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये बताएं, आई गेस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मुझसे, बट नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ क्या लिखा है कि अंडर दिस प्रोग्राम, अंडर दिस एक्ट, जिन भी लोगों को ज़रूरत है काम की और वो ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए और वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए, वहाँ उन्हें अंडर मनरेगा, इस नरेगा एक्ट के तहत उन लोगों को काम दिया जाता है। कैसा काम दिया जाता है? यही वाला काम बच्चा, लाइक आप देख सकते हो पिक्चर में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, ठीक है, ये सारी जहाँ भी कहीं कंस्ट्रक्शन होती है, मजदूर जिनको होता है, तो वो ये सारा काम वहाँ आके इन लोगों को क्या मिलती है? जॉब मिलती है। और ये कितने दिन के लिए मिलती है? इन्हें 100 दिन के लिए, ठीक है। इसमें आपकी जो सरकार है वो 100 दिन का गारंटी करती है लोगों को कि वो 100 दिन के लिए उन्हें जॉब देगी, ठीक है। और अगर कहीं बार ऐसा होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इफ फेल्स इन इट्स ड्यूटी, गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं दे पाती है लोगों को, जैसा कि उसने गारंटी किया है, उसने प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट ने, अगर वो नहीं कर पाती है तो वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती हैं। अलाउंसेस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये नाम याद रखना, दे गेट एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। लेट्स टेक, अगर इस एक्ट के तहत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो इस डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों को क्या देगी? जॉब देगी 100 डेज के लिए, 100 डेज ऑफ वर्क मिलेगा, तो 100 डेज ऑफ वर्क मिलेगा। बट लेट्स टेक वो कंस्ट्रक्शन रुक गई, यहाँ कुछ भी हुआ कि ये इन लोगों को काम नहीं मिल पाया, ठीक है। अगर इन लोगों को काम नहीं मिल पाया 100 दिन का, तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। क्या देगी? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, भत्ता हम अलाउंसेस को कहते हैं, और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर इफ गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दीज रूरल पीपल्स, देन व्हाट हैपेंस? दे गिव देम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी बिना काम करे ही उन्हें 100 दिन की पैसा तनख्वाह उन्हें मिल जाती है, वेजेस उन्हें मिल जाती हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों को? अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने पहला सेक्टर पढ़ा हमारे इंडियन इकोनॉमी का, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द जॉब, कि वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। अब हम लोग दूसरा सेक्टर पढ़ते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी का, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ इन ये 2 इमेजेस को देखो। एक आपको बहुत ही बढ़िया लाइक एम्प्लॉय नज़र आ रहा है, अच्छे खासे ऑफिस में बैठे हैं। दूसरी आपको एक नज़र आ रही है जो धूप में कुछ सेल कर रही हैं, राइट, मटके सेल कर रही हैं।
तो ये आप देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ सेल करते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो गरीब हैं और वो ये वाला काम करते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी अच्छे वर्किंग एटमॉस्फेयर में अच्छी अच्छी जगह काम करते हैं, अच्छे अच्छे ऑफिस में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम करते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी आप देखोगे कि कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नौकरी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर एजुकेटेड, बट आप देखोगे कि कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो गरीब हैं और वो ऐसे काम करते हैं। तो अब हम यहाँ यही पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। आप पहली वाली पिक्चर में देखोगे वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमें। सिमिलरली सेकेंड वाली में देखोगे तो पुअर वर्किंग कंडीशन आते हैं। इसलिए हमने दो कैटेगरीज अगेन डिवाइड करी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाम से ही समझ आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेक्टर है, सिस्टमैटिक सेक्टर है। तो ये सेक्टर वहाँ है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स्ड हैं, रेगुलर है और द एम्प्लॉयज गेट अश्योर्ड वर्क, यानी यहाँ के एम्प्लॉयज़ को एकदम अश्योर्ड वर्क मिलता है। ये नहीं है कि एक आज ऑफिस में एक एम्प्लॉय आया और उससे बॉस ने मना कर दिया कि तुम कल से काम पे नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अश्योर्ड वर्क होता है, उनको फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी मिलती है। ठीक है, और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, अश्योर्ड वर्क मिल रहा है? क्योंकि ये जो सेक्टर है ये रजिस्टर्ड है बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। यानी आपको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो रजिस्टर है गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आपका जो सेक्टर है दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। और गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इस सेक्टर के लिए वो इन कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दिस सेक्टर फॉलोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो भी ज़्यादा लॉज बनाए हैं सच एज फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, मिनिमम वेजेस एक्ट है, शॉप्स एक्ट है, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स होते हैं। तो वो सारे एक्ट्स को आपके जो ऑफिस के बॉस होते हैं, जो भी लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको अपने ये सारी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ती हैं। आपके मॉम डैड को भी इनमें से लाइक फैसिलिटीज़ मिलती होंगी अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिलोंग करते हैं। द जॉब इज़ रेगुलर, उनकी जॉब एकदम रेगुलर है और उनके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि आपके डैड सुबह 8 या 9 जब भी जाते हैं तो वो एक फिक्स टाइम पर आ ही जाते हैं, 6 बजे तक आ ही जाते हैं। ठीक है, तो उनका एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स्ड वर्किंग आवर है। ठीक है, तो एक फिक्स वर्किंग आवर में वो काम करते हैं। और अगर वो ओवर टाइम करते हैं, कभी कभी आपने सुना भी होगा किसी से कि वो अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पे किया जाता है उतने घंटों के लिए जितने घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, तो उन्हें ओवर टाइम का भी पेड मिलता है। और people working in the organized sector get several benefits and facilities from the employers such as paid leave। उन्हें पेड लीव मिलती है। ऐसा तो नहीं होता ना अगर आपके लाइक अगर मॉम डैड या पेरेंट आपके एक दिन ऑफिस नहीं गए, एक दिन छुट्टी कर ली, ठीक है, एक दिन वो काम पर नहीं जा पाए, तो ऐसा नहीं होता कि उनकी सैलरी काट लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, दैट्स रियलिटी। मैं आपको सच बात बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता। सो दे गेट पेड लीव। ऐसा नहीं होता कि पूरे महीने में एक दिन नहीं गए तो पूरी सैलरी या थोड़ी सी सैलरी काट ली, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंड दे गेट पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, कि अगर वो कहीं हॉलीडे पर हैं, उन्होंने छुट्टी ले रखी है तो उन्हें तब भी पेमेंट मिलती है। कुछ दिन की छुट्टी अगर उन्होंने ली है तो उन्हें तब भी पेमेंट मिलती है। अगर बीमार है, बुखार हो गया है, उसमें भी उनको पेड हॉलीडेज मिलती है, पेड लीव्स मिलती हैं। ठीक है, उन्हें प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड भी होता है, ग्रेचुइटी भी होती है, सब कुछ होता है। वो सब लोग सारी फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग पीपल को मिलते हैं। सिमिलरली आप ये फिगर्स देखो, कुछ मत देखो, ये फिगर्स देखो, अच्छे अच्छे ऑफिसेस हैं, ये आपके कुछ फैक्ट्री वर्कर्स हैं, अच्छी अच्छी फैक्ट्री वर्कर्स हैं। आपने देखा होगा जो डिस्कवरी चैनल पे फूड फैक्ट्रीज भी आता है, राइट? फूड फैक्ट्री में भी अच्छे अच्छे वर्किंग पीपल होते हैं, तो ये लोग वही हैं। कुछ लोग ऑफिसेस IT सेक्टर में बैठे हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में लैपटॉप्स में काम कर रहे हैं, तो ये सारे आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। इनको आपकी फिक्स्ड सैलरी है, रेगुलर वर्क मिलता है, अश्योर्ड वर्क मिलता है,
इन्हें क्यों ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है? बिकॉज दिस सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो इन सारी सेक्टर को फॉलो करना पड़ता है, तभी इन्हें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, सच एज प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, पेड लीव्स, पेड हॉलीडेज, ठीक है, ग्रेटुइटी, बहुत सारी चीज़ें आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मिल रही है। ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम पेमेंट भी सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो एकदम अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी, सब कुछ मिलता है, इन्हें सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। सिमिलरली अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ, ऑर्गेनाइज में ही अन लगा दिया, बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है, नॉन सिस्टमैटिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ सेक्टर में आते हैं आपके गरीब लोग, जिन योर लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, आपके रिक्शा पुलर्स, लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये जो मजदूर होते हैं हमारे किसान, ये सारे लोग कहाँ आते हैं? आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों आते हैं? बिकॉज दे आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के अंदर आते ही नहीं। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे था कि वो गवर्नमेंट के अंदर आते थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आते थे, सिमिलरली ये जो एंटरप्राइजेज हैं ये गवर्नमेंट के आउटसाइड है, ये गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है, कंट्रोल में ही नहीं है। तभी यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो ये लोग फॉलो ही नहीं करते अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं। जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। हाँ, अगर मैं एक शॉपकीपर का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, आपकी बुक में भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, कांता और कमल के एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर आप एक शॉपकीपर का एग्जाम्पल लेते हो तो वो शॉपकीपर आपका जो रख रखा है किसी शॉप के मालिक ने, वो सुबह 6 बजे दुकान खोल लेता है। 6 बजे तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलो 8 बजे अगर वो सुबह के दुकान खोल लेता है, तो आपको देखा होगा कि आपकी जो शॉप्स होती हैं, मदर डेयरी या कोई भी आपकी जो आसपास शॉप्स होती हैं, वो आपके 10 या 11 बजे बंद होती हैं रात की। तो मतलब वो बेचारा 8 बजे आने के बाद 11 बजे तक रात के वो काम करता है। तो वो इतनी देर तक काम कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है ना कि वो उसी समय पे दुकान बंद करे, थोड़ा और देर में कर सकता है, थोड़ा पहले भी कर सकता है। तो यानी उनका जो टाइम है, जो वर्किंग आवर है, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। उनको सिमिलरली उनको सैलरी भी फिक्स नहीं मिलती। लेट्स टेक, अगर कोई शॉपकीपर है, वो एक दुकान संभालता है और वो आज वो गया नहीं शॉप पे, लेट्स टेक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर क्या होगा? तो डू यू थिंक कि वो जो शॉप का मालिक है वो उसे घर आके पैसे देगा? नो, ऐसा नहीं होता। जिस दिन तुम नहीं आओगे काम करने, उस दिन तुम्हारी तनख्वाह, उस दिन की तुम्हारी तनख्वाह कट, ये होता है, ये रियलिटी है। तो उनको उस दिन के पैसे नहीं मिलते, तो वो शॉपकीपर्स को पैसे नहीं मिलते और वो बीमार हो जाते हैं, तो उन लोगों का किसी से मतलब नहीं, उन बड़े लोगों का किसी छोटे लोगों से मतलब नहीं। बीमार हो गया तो हो गया, उसकी तनख्वाह तो कट हो जाएगी। तो ये आपकी रियलिटी है जो होता है। तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, कोई भी ओवर टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, पेड लीव नहीं है, एक तो पैसे ही वैसे कम है और कोई पेड लीव नहीं है, नो हॉलीडेज, नो लीव ड्यू टू सिकनेस। आप देखोगे कि अगर कुछ खाने पीने की दुकान होती है, मदर डेयरी हो, अगर आपके आसपास है, कोई भी स्टेशनरीज हो, कुछ भी कोई भी दुकान हो, वो संडे भी खुली रहती है, ठीक है, वो संडे भी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि संडे को हॉलीडे उनकी नहीं होती, तो उन्हें तो 7 डेज वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी आपकी एग्जांपल्स हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, आपके जो घर में आंटी आती हैं काम करने के लिए, वो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको हर दिन आना होता है ना, संडे भी आती हैं, वो छुट्टी लेती हैं। ऐसा होता है कि घर में हाँ नहीं काटते हैं सैलरी, बट स्टिल वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोविजन फंड या कोई भी अदर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। सिमिलरली लेबर्स आपके जो हो गए, रिक्शा पुलर्स जो हो गए, ठीक है। अब आप क्या करो? अब आप कुछ नहीं देखो, कुछ मत करो, बस इस इमेजेस को देख लो कुछ सेकेंड, आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहली इमेज है रिक्शा वर्कर की, जो रिक्शा चलाते हैं। अगर ये आज नहीं कल बीमार हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड अगर ये बीमार हो जाते हैं, तो ये उस दिन रिक्शा नहीं चला पाएंगे। डू यू थिंक उस दिन इनके घर में खाना आ पाएगा? क्योंकि उन्होंने उस दिन रिक्शा नहीं चलाई तो उनके घर पैसे नहीं आए तो खाना नहीं आएगा। उनकी तो हर दिन की कमाई होती है कि हर दिन जितने 10, 20, 50, 100 रुपये आते हैं, उससे ही वो अपने घर का दाल राशन ले आते हैं और वो उससे ही वो खाना खाते हैं। बट बेचारे अगर वही जो काम कमाते हैं वही बीमार हो जाते हैं, तो
बहुत परेशानी आ जाती है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी मैंने आपको पीछे ऑर्गेनाइज सेक्टर की इमेजेस दिखाई थी, वो कितनी अच्छी लग रही थी, एकदम अच्छा लग रहा था उन्हें देखकर। बट ये भी हमारी रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, हार्श रियलिटी। रैग पिकर्स देखो आप, बेचारा बच्चा, ये काम होते हैं बट इनके कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते, ठीक है। और आप कंस्ट्रक्शन वर्कर देखो, ये आंटी कितना ज़्यादा बोझ उठा के अपने सर पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं, बट उन बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े लोग काम करते हैं और ये बेचारे लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यहाँ कोई भी देखभाल नहीं है। यहाँ का जो आपको जो इन्हें पैसे देता है एट द एंड ऑफ द डे, जो वेजेस मिलती है इन्हें, वो इन्हें कम मिलती हैं। इन्हें सिर्फ आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, मजदूरों को 100-200 रुपए मिल जाते हैं एक दिन के, उससे ही ये अपने दिन में रात में खाना खा लेते हैं। सुबह के 6 बजे से ये कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं और रात के 11 बजे ना ये लोग जाते हैं। दिस इज द रियलिटी। बट क्या करें, पैसा एक ऐसी चीज़ है, भूख एक ऐसी चीज़ है जो सबको लगती है और उसके लिए पैसे लगते हैं। अब हमारी बात आती है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अभी मैंने आपको इमेजेस दिखाई। अब इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार की है। तो हमारी सरकार ने कौन से स्टेप ले सकती है, हम वो यहाँ देखते हैं। गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मिनिमम वेजेस लगा दो भाई, कि इतने पैसे, दिन के जितने भी पैसे हैं 250 या 300 एक दिन के, इस मजदूर को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेट्स से अगर 300 रुपए हैं, इससे कम तो मिलेंगे नहीं, इससे ज्यादा भले ही तुम दे सकते हो, इससे कम नहीं दोगे। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ये इंप्लीमेंट भी होता है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग आवर्स, कि अगर सुबह के 8 बजे आ रहे हैं तो रात के 6 बजे तक चले जाने चाहिए। इतना ही वर्किंग आवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मैंने से पूरी रात गधों की तरह काम करवाए जा रहे हो। दिस शुड बी नॉट बी देयर। वर्किंग आवर्स होने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीप लोन्स की जो बात है ना, ये लोग आप इकोनॉमिक्स के मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझोगे। तो यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट चीप लोन्स प्रोवाइड कर सकती है टू द सेल्फ एम्प्लॉय पीपल, यानी जो इंसान है जो खुद अपने आप का कुछ, लेट्स से मैं एक बहुत ही गरीब हूँ, मुझे अपने आप का कुछ शुरू करना है। लेट्स से मुझे ना कुछ ठेला लगाना है जहाँ पर मैं चाट या टिक्की कुछ ऐसा बेचा करूँगी, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मुझे एक ठेला लेना पड़ेगा, फिर मुझे खाना टिक्की बनाने के लिए वो सारे सामान लेने पड़ेंगे, खाना बनाने के लिए सब कुछ सामान लेना पड़ेगा। अब उतने पैसे मेरे पास है नहीं, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसे लोगों की मदद कर सकती है उन्हें चीप लोन्स प्रोवाइड करके। अगर उनके पास सस्ते इंटरेस्ट रेट पे अगर उन्हें लोन्स मिल जाते हैं, उन्हें लोन्स मिल जाएंगे, तो मैं क्या कर पाऊंगी, अगर मुझे अच्छा लोन मिल गया गवर्नमेंट से तो मैं अपना ठेला लगा सकूंगी, और अगर मेरी अच्छी कमाई होती गई तो मैं अपना भी पेट भर सकूंगी, अब मेरे पास अच्छे पैसे आएंगे, और सिमिलरली मैं गवर्नमेंट को जो उन्होंने लोन दिया था मुझे, मैं उन्हें रिटर्न भी कर सकती हूँ। ये वाली बात समझ में आ गई। तो चीप लोन्स एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हमारी जो सरकार है वो गरीब लोगों की, किसानों की, गरीब लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर्स। या अब आप देखोगे कि इन बेचारों के पास, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन तक नहीं दे पाते, वो अपना इलाज नहीं करा पाते, अगर बीमार हो जाते हैं, उनके पास बिल्कुल भी अच्छी हेल्थ नहीं होती। तो इन लोगों की मदद हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, वो 3 बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करके। अगर हमारी गवर्नमेंट हर एक गरीब इंसान को, हर एक मजदूर को, हर एक किसान को अगर उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकी, ठीक है। फ्री एजुकेशन का मतलब होता है क्वालिटी एजुकेशन, एकदम अच्छी एजुकेशन। ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो। हेल्थ, उनकी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाए, काफ़ी ज़्यादा उनको फ्री कंसल्टेंसी मिले, ठीक है। उसके बाद उन्हें फूड मिले, सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें खाना मिल जाए। आपने देखा होगा फुटपाथ पर डेली बच्चे सोते हैं। सर्वे के मुताबिक लोग, बच्चे भूखे सोते हैं हर दिन बिना खाना खाए, और अगर उन्हें खाना मिलता है वो डस्टबिन कहीं से भी उठा के बस उन्हें अपना पेट भरना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री फेस कर रही है। तो हमें ये जो 3 नेसेसिटी है, 3 टूल्स हैं, विच इज एजुकेशन, हेल्थ एंड
फूड, ये तो हर एक इंसान को 135 करोड़ पीपल को अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है। एंड यू नो व्हाट, हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती भी है, बट हमारी कंट्री में करप्शन इतना है, हमारी कंट्री में इतने लॉस तो बनते हैं बट वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। और ये जो लॉस हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं बने भी हैं, हमें इनके बारे में पता है, बट इन लॉस की जिनको एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है, जो इसकी नीड में है, जो नीडी पीपल है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो गरीब है, उनको इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलता। उनके पास तक ये सारी जो सेवाएं हैं गवर्नमेंट की, ये सारी जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, ये उन तक पहुंचती ही नहीं है। तो ये वाली बात यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गवर्नमेंट जो लॉज बनाए वो इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट वन पे, द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा। तो यार ये बताया है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो ओवर टाइम अगर कर रहे हैं, लोग मजदूर कर रहे हैं, तो उनको काम मिले, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो भी हैं, उनको ओवर टाइम की सैलरी मिले, अलग अलग बेनिफिट्स मिले जो उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल रहे हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ हम चलेंगे हमारे थर्ड कैटेगरी ऑफ सेक्टर पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यहाँ हम दो सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कौन ओन करता है, आपकी गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर है। वेराज प्राइवेट सेक्टर कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनली इस सेक्टर को ओन करते हैं। पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल द पीपल। यहाँ ये बताया है कि गवर्नमेंट ही सारे एसेट्स को ओन करती है और गवर्नमेंट ही इन सेक्टर्स में पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल क्या होंगे पब्लिक सेक्टर के, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर के। अगर मैं रेलवेज में टिकट कलेक्टर हूँ तो मैं एक पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, मैं पब्लिक सेक्टर में काम करती हूँ। सिमिलरली अगर मैं एक IAS ऑफिसर हूँ या फिर और भी गवर्नमेंट की जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स हूँ, अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं IAS हूँ, IFS हूँ, ये सारे लोग किसके अंदर आते हैं, आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर आपके रेलवेज और अलग अलग सिविल सर्वेंट्स, पोस्ट ऑफिस, ये सारे फैसिलिटीज़ आपकी पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करती है। अब पर्पस है पब्लिक सेक्टर का नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, whereas it also aim to attain public welfare. The purpose of the public sector is not just to earn profit, its main aim is public welfare. अब पब्लिक सेक्टर का मोटो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, पब्लिक सेक्टर का एम होता है पब्लिक वेलफेयर। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स से कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वहाँ पर आपको सर्विसेज मिल रही है। कौन सी सर्विस मिल रही है, आपको पढ़ने की सर्विस मिल रही है, आप पढ़ रहे हो वहाँ, तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल की जो आपकी फीस जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की बहुत ज़्यादा फीस होती है, ठीक है। बट यहाँ हमें यही दिखाया है कि द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट ऑन प्रॉफिट, वो हमसे प्रॉफिट नहीं कमाते बट ये पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं। क्यों पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पब्लिक का वेलफेयर होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की है। तो इसलिए गवर्नमेंट का मोटो होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर का मोटो यही होता है कि वो जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करे एट चीप रेट्स एज पॉसिबल, बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम पैसों पर जितना हो सके। तो कुछ सर्विसेज जो बेसिक लाइफ की नेसेसिटी है, सच एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पर आप देखोगे फ्री में भी इलाज होता है, ठीक है। तो पेशेंट्स का फ्री में भी वो लोग क्योर करते हैं पेशेंट्स को। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये जो जगह है यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ही कम फीस पर या बहुत ही कम पैसों पर अच्छे खासे फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट और लोगों को, ठीक है। अब हम आ
जाते हैं प्राइवेट सेक्टर पर। प्राइवेट सेक्टर यानी जो किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, एक पर्सनल है, मेरा है या मेरे कुछ और फैमिली रिलेटिव्स के साथ मैंने मिलकर एक कंपनी खोली है, तो वो कंपनी जो होगी वो आपकी क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन द प्राइवेट सेक्टर द ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। ठीक है, अगर लेट्स टेक मैं एग्जांपल लेती हूँ टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, वो एक कंपनी का मालिक कौन है, ये गलत हो गया है यहाँ। Companies like Tata Iron and Steel Company or Reliance Industries Limited are privately owned companies। हमें पता है कि टिस्को, इन्फोसिस, रिलायंस इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो ये सारी जो कंपनीज है ये गवर्नमेंट की थोड़ी है ना, ये तो बड़े बड़े हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनकी कंपनीज है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके प्राइवेट सेक्टर है। और अगर मैं रिलायंस की कंपनी में काम कर रही हूँ, रिलायंस की ऑफिस में एम्प्लॉयड हूं, तो यानी मैं कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हूं। अब प्राइवेट सेक्टर की जो मोटो होता है, अभी हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर का मोटो होता है नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट तो चलो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, बट उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मेन एम होता है जनता की सेवा करना, पब्लिक वेलफेयर करना। बट हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो मेन एम होता है, उनका मेन एम होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। आप देखोगे जो हमारी कंट्री के बिग बिग बिजनेसमैन हैं सच एज मुकेश अंबानी एंड ऑल, तो वो लोग इतने अमीर हैं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी खोली है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। बट हमारी जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ वो उनका मोटो पब्लिक वेलफेयर होता है, बट प्राइवेट सेक्टर का मोटो होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। अब इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, जो अभी हमने गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम्पल लिया। अब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि प्राइवेट स्कूल की जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, और अगर आपका और ही ज़्यादा 5 स्टार एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफेशनल स्कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कूल है, तो उसकी फीस और भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो यानी यहाँ ये बताया कि जो आपकी जो स्कूल्स हैं वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट ने नहीं खोला वो वाला स्कूल, तभी वहाँ की फीस ज़्यादा है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। सिमिलरली गोज टू योर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल सच एज मैक्स लाइक एंड ऑल। ठीक है, आई डोंट नो, बट यहाँ जो भी सारे हॉस्पिटल्स हैं इतने बड़े बड़े, जो भी प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे हॉस्पिटल्स क्या हैं, आपके प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब मैंने एक फिगर भी लगाई है, प्राइवेट सेक्टर मेड अप फॉर प्रॉफिट कंपनीज। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी चाहिए। Government have to undertake heavy spending activities such as the construction of road, bridges, railway, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams। ये क्या है, एक मिनट। अब हमने अभी देखा था कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट उस सेक्टर को ओन करती है। सिमिलरली जो आपका प्राइवेटली ओन सेक्टर है वो कुछ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, वो प्राइवेटली ओन्ड है। पब्लिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रही है, पब्लिक वेलफेयर कर रही है। सिमिलरली वेराज आप देखोगे कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट कमाता है क्योंकि उसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना है। तो अगर हम देखें कि जो हमारे कंट्री में स्पेशली इन इंडिया आप देखोगे कि पब्लिक सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमें बिल्कुल ही फ्री में या फिर बहुत ही कम पैसों में लोगों को पढ़ाता है, लाइक बच्चों को पढ़ाता है, उनको अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, उनको अच्छा खाना, हेल्थ, ये सब कुछ हमारी गवर्नमेंट एकदम फ्री में हमारी जनता को प्रोवाइड करती है। फ्री में या बहुत ही कम दामों में हमारी गवर्नमेंट लोगों को ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो इंडिया में इन सारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारा देश बहुत ही ज़्यादा गरीब है और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो उन बेचारे पुअर लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ये जो काम कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। डू यू थिंक कि अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होता, ठीक है, अगर सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाती, प्राइवेटाइजेशन हो जाता, सारी चीज़ें प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाती, तो क्या ये जो गरीब लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता वो क्या प्राइवेट
सेक्टर से कुछ खरीद पाती? नो, क्योंकि उनके पास तो उतने पैसे ही नहीं है। इसलिए हमारे कंट्री में ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, रेलवेज है, इन सब का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये हमारी कंट्री में हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट करती हैं, और उनको सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि जो गरीब लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में बिजली सरकार पहुँचाती है, पानी पहुँचाती है। अगर ये सारी जो चीजें, खाना पहुंचाती है, अगर ये जो सारी चीजें जो हमारी सरकार पब्लिक सेक्टर पहुंचा रही है इन गाँव में, अगर यही काम अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर करे, तो ये जो चीजें जो गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में मिल रही हैं या बहुत ही कम दामों में मिल रही हैं, उन्हें उन चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा सब कुछ। और इतनी महंगी चीज़ इनफैक्ट हम लोग मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाती, और तो ये गरीब बेचारे लोग क्या अफोर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिच लोगों की तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर बीपीएल लोगों को, बहुत ही गरीब लोगों को, और मिडिल क्लास को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यही यहाँ बताया है कि जो गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हमारी गवर्नमेंट कर सकती है और करती भी है। Government have to undertake heavy spending activities such as construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Also, it has to be ensured that these facilities are available to everyone. यहाँ ये लिखा है कि जो गवर्नमेंट आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बड़े बड़े काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, आप देख रहे होंगे कि कहीं रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, कहीं कुछ बन रहा है, ये सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अंदर होगी तो हम जो रोड है या हम जो भी ज़्यादा चीज़ें हैं उसके हमें ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस होने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और बहुत कुछ, हर चीज़ गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें नहीं, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटी जो हमारी लाइफ की है वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड हों, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अच्छा पढ़ाई नहीं होती है, अच्छा इलाज नहीं होता, तो उन चीज़ों को, उन हॉस्पिटल्स को बंद करके सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए। बट आप लोग अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट स्कूल्स। डू यू थिंक वो गरीब लोग आपके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल? नहीं, ऐसे तो फिर कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, देयर आर सम एक्टिविटीज विच गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेसेस। यहाँ आपके ना ये बताया कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा पुश प्राइवेट सेक्टर्स को भी करना चाहिए। अभी मैंने प्राइवेट सेक्टर्स के बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम बताए थे, इन्फोसिस हो गया आपका, रिलायंस हो गया, और भी ये सारे जो आपके कंपनीज हैं ये बहुत ही बड़ी हैं, टिस्को हो गया, ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है। बट हमें क्या करना है, हमें ऐसी छोटी कंपनीज, लेट्स से अगर मुझे अपना कोई बिजनेस खोलना है तो गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर सकती है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, बट क्या पता अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मेरी इंडस्ट्री, मेरी फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाए। तो अल्टीमेटली अगर मेरी कंपनी बड़ी बढ़ जाएगी तो मैं ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगी। अगर मैं ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगी तो हमारी कंट्री में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा लोग अपना काम कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को पैसे मिलेंगे। तो यहाँ आपकी जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को भी, स्मॉल जो पीपल जो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, उनको भी सपोर्ट कर सकती है इन देयर बिजनेसेस। उसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट की, द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस एंड सेल्स इट एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। इन दिस वे इट सपोर्ट्स बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ ये तो आप लाइक 9th क्लास में पढ़ के ही आए हो, पीडीएस सिस्टम, ठीक है, पीडीएस पढ़ के आए हो ना, PDS, व्हाट इज PDS? इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और हम राशन शॉप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ के आए। इनफैक्ट हम MSP के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए। MSP क्या होता है बच्चा? MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो हमारी गवर्नमेंट वो हर एक साल में रखती है। हर एक साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस रखती है, और उस दाम में, उस पैसों में किसानों से क्या खरीदती है? राशन खरीदती है। राशन यानी व्हीट, राइस, दाल, ये सब खरीदती है और वो उन्हें स्टोर कर लेती है। और स्टोर करने के बाद ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो गरीब लोग हैं ना, जो रूरल एरियाज में हैं, उन लोगों को ये क्या करती है, ये जो उन्होंने फार्मर से लिए हैं ये दाल चावल, ये सब व्हीट, एक फेयर प्राइस पे, फेयर प्राइस है नहीं, जो MSP, जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने प्राइस सेट किया है, उस प्राइस पे पहले वो फार्मर से खरीदते हैं। लेट्स से अगर 20 रुपये पर केजी व्हीट उन्होंने दाम तय किया है कि इतने रुपए में हम लोग फार्मर से खरीदेंगे, तो पहले वो फार्मर से खरीदती हैं।
क्या खरीदती हैं? व्हीट राइस खरीदने के बाद जितने भी पैसे सेटअप करें उस प्राइस पे खरीदती हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पहले स्टोर कर लेती हैं और उसके बाद जो गरीब, जो नीडी पीपल है हमारी कंट्री में, जो बीपीएल लोग हैं, उनको ये जो खाना है बहुत ही कम दामों में या फ्री में डोनेट करती हैं। पीडीएस सिस्टम, उससे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर उन्होंने 20 रुपए में खरीदा है तो लेट्स टेक 2-3 रुपए में वो लोग बेच देती हैं। राशन शॉप्स होती हैं, आपने सुना होगा, राशन शॉप होती हैं, ठीक है, राशन शॉप्स होती हैं जहां पर ये जो व्हीट राइस वो कलेक्ट करती हैं। और पीडीएस सिस्टम यानी जो राशन शॉप पे जो भी लोग आते हैं उनके पास अपना कुछ होता है, राशन कार्ड होता है, वो दिखाते हैं और फिर वो उससे वो लोग बहुत ही सस्ते दामों पे ₹2, 1 ऐसे पैसों पर वो लोग खाना ले लेते हैं। सो दिस इज योर पीडीएस सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपके बहुत फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनसे उन्होंने एक अच्छे दाम पर अपना उनका खेती क्रॉप्स ले लिए। उसके बाद कंज्यूमर यानी जो उसे कंज्यूम करेगा, जो भी गरीब लोग हैं उनका भी भला हो जाएगा कि उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर ये सारी चीजें बेसिक नेसेसिटी मिल चुकी हैं। तो ये वाली बात आ गई आप लोगों को समझ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। टिल देन यू टेक केयर, आई विल कैच यू सून। So with this we have completed that chapter, and if you really like my work then please click on the like button because it motivates me every day to make videos for you. And if you really like my hard work then please subscribe to the channel, and yeah, I'll see you soon, I'll catch you soon. Till then you take care, please stay safe, keep smiling, bye bye.